नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस का हर साल पूछा जाने वाले प्रश्न को बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया है जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर और भी जो बचा खुचा प्रश्न बच चुका था तो उसको मैं बताऊँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2006 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं एग्ज़ाम में, मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को जो है एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो उद्योगों का जो पर्यावरण निम्नीकरण है या उद्योगों द्वारा जो पर्यावरण निम्नीकरण जो है इसको कम करने के लिए जो उठाए गए कदम है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्रश्न को यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो सिंपल शब्द में बात करें तो उद्योग जितना ज़्यादा स्थापना हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, कम हो रहा है या तो फिर नुकसान हो रहा है। तो इसी को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो हम लोगों को पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय जो कुछ आप लोगों को दिया गया, जैसे कि 1 नंबर में हम लोगों को दिया गया है या क नंबर में जल शक्ति का प्रयोग। अब ये जल शक्ति का प्रयोग है क्या, इसको हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है हमें कोयले, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली को हवा प्रदूषण करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लकड़ी, खनिज या कोयला, इन सभी से जितनी मात्रा में जो है बिजली उत्पादन जब हम करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। इसके स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए और इसके स्थान पर क्या करना चाहिए, जो जल है, ठीक है, जल के द्वारा जो बिजली उत्पादन की जाती है उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे में वातावरण में कम धुआं जाएगा जिससे वह काफ़ी शुद्ध रहेगा। ठीक है, आगे यदि बात करें तो दूसरा नंबर पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि तापीय बिजली पैदा करने में अच्छी प्रकार के कोयले का प्रयोग। यदि तापीय बिजली उत्पादन करना चाहते हैं हम लोग तो हम लोगों को अच्छी प्रकार के कोयले का उपयोग करना चाहिए। बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा सुझाव है कि यदि कोयले से तापीय बिजली पैदा करनी हो तो उत्तम श्रेणी के कोयले का प्रयोग करना चाहिए जो कम धुआं छोड़े। ऐसे में वातावरण का प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि कारखानों को नगरों से दूर ले जाना। ऐसे सभी फैक्ट्रियाँ को जो वातावरण में धुआं एवं जहरीली गैस छोड़ते हैं उन्हें शहरों से दूर ले जाना चाहिए। वो सभी फैक्ट्री जो बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह छोड़ता है उसको क्या कर लेना चाहिए, तो शहरों से दूर ले जाना चाहिए, ताकि वो नगरों के वातावरण को और प्रदूषित ना करे, ताकि वो क्या करे कि नगरों का जो वातावरण है, ये नगर का जो वातावरण है उसको प्रदूषित ना करे। इस दिशा में उच्चतम न्यायालय ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है जब दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया कि वे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को कॉर्पोरेशन की सीमाओं से बाहर ले जाए। ठीक है, और इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय जो है उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है कि दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले जो भी कारखाना है उसको कॉर्पोरेशन से या कॉर्पोरेशन की सीमा से क्या ले जाया जाए, तो उसको दूर ले जाया जाए। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रदूषण जल को नदी में छोड़ने से पहले उसको उपचार करना चाहिए। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को बताया जा रहा है यदि फैक्ट्रियों के जल को नदियों में फेंकना हो तो उसे पहले उपचारित कर लिया जाए तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कुछ इस प्रकार बताया गया है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें जो एग्जाम में बहुत बार आता है वो है हम लोगों का कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो परिवहन तथा संचार जो है वो क्या है, साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि निम्नलिखित कारणों से परिवहन हमारे अर्थव्यवस्था की अधूरी धमनियाँ या जीवन रेखा मानी जाती है। पहला, परिवहन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का महत्वपूर्ण साधन है। यदि हम लोग बात करें परिवहन का तो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है आने जाने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। इसमें यदि बात करें तो सामाजिक गतिशीलता जो है इसमें वृद्धि होती है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है
कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन का व्यापक महत्व है। इससे सुरक्षा दस्तों के आवागमन में आसानी होती है। यदि सुरक्षा दस्तों का भी बात करें, जैसे सेना वगैरह का सामान या तो फिर सेना को ही, तो इसमें भी क्या होता है कि आवागमन में आसानी होती है। और परिवहन उद्योगों की स्थापना तथा विकास का आधार है। यदि बात करें परिवहन, तो उद्योगों की स्थापना और विकास का भी आधार है। परिवहन के माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है तथा परिवहन के माध्यम से ही औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल बाजारों तक पहुंचती है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि परिवहन कृषि तथा व्यापार के विकास के लिए आवश्यक है। यदि परिवहन बात करें तो कृषि और व्यापार दोनों का विकास के लिए आवश्यक है। संचार के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सूचनाओं और संदेशों का दूरस्थ स्थानों तक संप्रेषण सरल हो गया है। ये सभी संभव हो पाया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वो है परिवहन। ठीक है, और इसी के कारण जो है परिवहन को किसी भी देश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे यदि बात करें तो आगे का प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, इस कथन के पक्ष में तर्क दे। यदि पूछा जाए तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, इसके बारे में आप लोगों को अपना एक तर्क देना है। या प्रश्न कभी कभार कुछ इस प्रकार देता है कि लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है या क्यों कहा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या कभी कभार बनता है लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुणों का उल्लेख करें, तो लोकतंत्र का जो गुण है उसका 4 गुणों का उल्लेख करना है। तो आप लोग जो है ये 3 टाइप से जो है प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है और आप लोगों को इसका आंसर भी देना होता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि निम्नांकित गुणों के आधार पर लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन व्यवस्था माना जा सकता है। पहला कह रहा है कि लोकतंत्र नागरिकों में समानता की भावना को प्रोत्साहन देता है। लोकतंत्र का यदि बात करें तो नागरिकों में समानता की भावना को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित एवं सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र का यदि बात करें तो ये क्या करता है, व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित और सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए गए फैसलों में जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है और लोकतंत्र में जो भी फैसला लिया जाता है उसमें जनता का भी इच्छा शामिल होता है। ठीक है, आगे हम लोग को बोला जा रहा है कि लोकतंत्र विवादों के समाधान का बेहतर उपाय मुहैया कराता है। यदि हम लोग लोकतंत्र का बात करें तो लोकतंत्र जो है कोई भी विवाद जो होता है उसके लिए बेहतर उपाय भी उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। यदि हम लोग बात करें तो लोकतंत्र में जो भी गलती हुई है उसमें सुधारने की भी अवसर होती है। इसी कारण से लोकतंत्र को अधिक पसंद करते हैं और इसी के कारण जो है लोग जो है लोकतंत्र को अधिक पसंद करते हैं या अधिकांश देशों में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है प्रश्न कि दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है, कि इन्हें 4 का वर्णन करें। दबाव समूह की जो गतिविधि होती है वो लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। आपने इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि लोकतंत्र के कामकाज में कैसे बाधा होती है सरकार को, लेकिन इसमें उपयोगी भी किस प्रकार है तो उसके बारे में 4 कारणों के बारे में वर्णन करने के लिए बोला गया है। इसमें बताया जा रहा है आप लोगों को कि विभिन्न दबाव समूह अपने ही ढंग से लोकतंत्र की सेवा करते हैं और अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। यदि बात करें बहुत प्रकार के दबाव समूह जो है अपने तरीके से काम करते हैं और क्या करते हैं, सेवा भी करते हैं और अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ पॉइंट दिया गया कि ये विभिन्न दबाव समूह सरकार को आम नागरिकों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं से अवगत कराते हैं। यदि अलग अलग दबाव समूह का बात करें तो ये आम नागरिकों का कठिनाई जो है उसको और जो आवश्यकता है उसको क्या कराता है, अवगत कराता है। साथ ही साथ कह रहा है कि ये हित समूह विभिन्न प्रकार के दबावों में संतुलन बनाए रखते हैं। यदि बात करें तो हित समूह क्या करती है, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह में संतुलन बनाए रखते हैं और यदि एक दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर अनुचित दबाव डालता है तो बाकी हित समूह इस अनुचित दबाव को विफल कर देता है। यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार पर अनुचित दबाव डालता है तो बाकी हित समूह इस अनुचित दबाव को विफल कर देते हैं। विफल कर देना मतलब फेल कर देते हैं। आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिरोध के सरकार को यह पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। जैसे जैसे दबाव समूह अलग अलग प्रकार का विरोध करेगा या तो फिर अलग अलग दबाव समूह विरोध करेगा तो सरकार को यह भी पता चल जाता है कि वास्तव में जनता क्या चाहती है। ठीक है, और जब कभी सरकार कुछ
धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाता ही है तो दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव से मुक्त कराती है। ठीक है, आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार दबाव समूह जो है सरकार के कामकाज में उपयोगी सिद्ध होती है। हम लोगों को कुछ ऐसे भी प्रश्न देते हैं जैसे कि राजनीतिक दलों के सामने क्या 4 चुनौतियां हैं, या तो फिर राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अब जैसे कि हम लोगों को बोला गया है कि राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित 4 चुनौती है। राजनीतिक दल के सामने जो है 4 चुनौतियाँ हैं। पहला चुनौती का यदि बात करें तो कह रहा है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। यदि राजनीतिक दलों में बात करें तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। अब बोलोगे सर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव किस प्रकार होता है। कह रहा है राजनीतिक दलों में प्राय आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय यह है कि दल की संपूर्ण शक्ति उसके शीर्षस्थ नेता के हाथ में सिमट जाती है। यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि पूरा राजनीतिक दल का जो संपूर्ण शक्ति होती है, जो शीर्षस्थ नेता है, जो सबसे ऊंचा नेता है, मतलब सबसे बड़े नेता है किसी दल के, तो उसके हाथों में ही सारी शक्ति सिमट कर रह जाती है। शीर्षस्थ नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ताओं को अंधेरा में रखा जाता है और जो ऊंचा पोस्ट पर जो नेता रहता है वो क्या करते हैं, अन्य कार्यकर्ता को अंधेरा में रखने का प्रयास करता है तथा पार्टी के नाम पर सारे फैसले वे स्वयं लेते हैं और पार्टी के नाम पर सारा का सारा फैसला वो स्वयं ही लेते हैं और उसमें असहमति रखने वाले व्यक्ति के पास पार्टी छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं होता है। और इससे क्या होता है कि जो असहमत है उनके मतलब जो निर्णय है उससे, तो वे क्या करते हैं, अंत में पार्टी को ही छोड़ देते हैं। सिद्धांतों के स्थान पर नेता ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यदि हम लोग बात करें तो सिद्धांत के स्थान पर नेता ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वंशवाद की चुनौती। ठीक है, राजनीतिक दल के सामने वंशवाद की भी चुनौती है। कह रहा है कि अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रकृति होती है, जिससे परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने का आसार खत्म हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो राजनीतिक दल है उसमें अपने ही परिवार के लोग, चाहे बेटा हो, भतीजा हो, भगना हो या तो फिर कोई भी ऐसे होते हैं, तो उन लोगों को जो है ऊंचा पद दे देते हैं और उसके बाद फिर बाकी का जो नेता बनने का जो सपना होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरे, इससे अनुभवहीन तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्षस्थ पद पर पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, जो अनुभवहीन है, जिनके पास अनुभव है नहीं, जनाधार वाले मतलब जिनके पास लोगों का भीड़ या लोगों का समर्थन वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, वे लोग भी क्या होते हैं, शीर्ष पद पर, ऊंचे पद पर जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, चौथा यदि बात करें पॉइंट, तो इसमें कह रहा है कि पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, और पैसा और बाहुबल का भी बढ़ता प्रभाव है। जैसे राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल के प्रयोग से नहीं हिचकिचाते। देखिए, राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य तो यही होता है कि हमको चुनाव किसी प्रकार से जीतना है और इसके लिए उसको जितना पैसा खर्चा करना होता है वो पैसा भी खर्चा कर देता है और अपना शक्ति का भी प्रयोग करता है और इसके लिए थोड़ा सा भी वो हिचकिचाते नहीं है। इससे पार्टी पर अमीर लोगों तथा आपराधिक तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इससे जिसके पास पैसा ज़्यादा है या तो फिर जो ज़्यादा गुंडागिरी करते हैं उन लोगों के हाथों में जो है पूरी तरीके से प्रभाव चला जाता है। ठीक है, और बाकी जो है बस पार्टी में अलग लोगों का ऐसा मौका ही मिलता नहीं है। ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक सबसे बड़ी चुनौती आप लोग बोल सकते हो। चौथा हम लोगों को बोला जा रहा है कि जाति तथा संप्रदाय की बाध्यता, और जाति और संप्रदाय की बाध्यता भी है। कई दलों किसी खास जाति या संप्रदाय का प्रभुत्व होता है। किसी दल में क्या होता है, किसी खास जाति का या संप्रदाय का ही प्रभुत्व होता है। अपने सिद्धांतों को व्यापक जनाधार तक ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने में चाहकर भी असमर्थ है। और यदि बात करें तो राजनीतिक दल कोई भी राजनीतिक दल जो है चाहे तो भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता है, वह असमर्थ है इस पर। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें जो एग्जाम में आता है, ठीक है, जो कह रहा है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदारों के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। जोखिम वाली परिस्थिति में यदि बात करें तो ऋण जो है वो कर्जदारों के लिए और समस्या खड़ी कर सकती है, किस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि निस्संदेह एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने का सहयोग करता है। निस्संदेह ये कह सकते हैं ऋण जो है आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। ठीक है, दूसरी स्थिति में जहाँ अधिक जोखिम
होता है ऋण कर्जदारों के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन यदि बात करें यदि जोखिम है तो ऋण जो है वो कर्जदारों के लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोगों को बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है। यदि किसी कारणवश उसकी फसल मारी जाती है या तो फसल नष्ट हो जाती है तो वह ऋण को वापस नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो कर्ज चुकाने के लिए पुनः कर्ज लेता है अथवा अपनी ज़मीन बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार परिस्थिति के खतरे इस बात को तय करते हैं कि ऋण उपयोगी होता है अथवा नहीं, और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऋण उपयोगी भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न पर बात करें जो हम लोगों को एग्जाम में आता है वह है उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में दिए गए उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता है, यह क्वेश्चन कभी कभार देता है उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकारों पर कुछ पंक्तियों को लिखिए। ठीक है, देखिए तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया गया है 1986 के अनुसार, जो है उपभोक्ता सुरक्षा कानून जो है उसके अनुसार, तो उसी पर बात करेंगे। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 ईस्वी के अनुसार उपभोक्ता को दिए गए अधिकार इस प्रकार है। जैसे कि पहला नंबर हम लोगों को कहा जा रहा है कि सुरक्षा का अधिकार। इसमें कह रहा है उपभोक्ता को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचत कर सके या बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। ठीक है, अगला हम लोगों को कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य आते हैं। आगे यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि चुनाव का अधिकार। विभिन्न वस्तुओं को देख परख कर चुनाव करने का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। सुनवाई का अधिकार। इसमें कह रहा है कि उपभोक्ता के हितों से जुड़े उपयुक्त संस्था संगठन उपभोक्ता की समस्या का पूरा ध्यान दे। शिकायतें निपटाने का अधिकार। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के शोषण व उनकी अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों को सही प्रकार से निपटाना। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तुओं की जानकारी सम्मिलित की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ हम लोगों का कुछ नहीं, आप लोगों को देखिए जैसे 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों का लॉन्ग टाइप का देगा और लॉन्ग में से सिर्फ आप लोगों को 6 में से 4 का आंसर देना है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में पढ़ना है और पढ़ के जाना है और एग्ज़ाम देना है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सारा का सारा प्रश्न बता दे रहा हूँ जो कि 2006 से लेकर के 2023 तक के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप लोग इतना पढ़ लोगे तो 100% आप लोगों का फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा का सारा वीडियोज़ आप लोगों को इसी में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए कह रहे कि मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने उसकी खुलेआम प्रशंसा की। व्याख्या करें। मार्टिन लूथर जो है कौन थे और उन्होंने मुद्रण मतलब छपाई के पक्ष में जो है छपाई के पक्ष में था और उसने उसकी खुलेआम प्रशंसा की व्याख्या की। तो किस प्रकार से किया था या तो फिर कैसे, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोगों को बोला गया है लगभग 250 शब्द में जो है इसका उत्तर भी देना है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर जर्मनी का एक महान धर्म सुधारक था। उसने रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध करने से रिफॉर्मेशन आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि लूथर जर्मनी का एक पादरी था। वह धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख सुधारकों में से एक था। जो मार्टिन लूथर थे वो जर्मनी का एक पादरी था। पादरी मतलब जैसे कि आप लोग को पता है चर्च में जो रहते हैं, वो धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख सुधारक थे। ठीक है, और सुधारकों में से एक थे। यहाँ पर कह रहा है कि वह स्वयं रोम गया, परंतु उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि पोप और पादरी आध्यात्मिक विषयों से बहुत दूर है और सांसारिक विषयों में उलझे पड़े हैं। वो जब रोम गया तो उन्होंने ये देखा कि पोप लोग जो थे और पादरी लोग जो थे वो अपने आध्यात्मिक विषय जो है उससे दूर थे और अपने सांसारिक विषय में ही उलझे हुए थे। ठीक है, ये देख करके उनको दुख हुआ था। आगे कह रहा है कि जर्मनी वापस आकर के उसने पोप और पादरियों के भ्रष्ट जीवन का भांडाफोड़ कर दिया। और उसके बाद फिर जाकर के जब वो जर्मनी आते हैं तो उसके बाद फिर पोप और पादरियों के जीवन में जो था वो जीवन के बारे में सारा का सारा भांडाफोड़ दिया, मतलब सारे का सारा
उन लोगों का जो रहस्य था वो कहने लगे। शीघ्र ही उसने पोप द्वारा बेचे जाने वाले क्षमा पत्रों का खुला विरोध करना शुरू कर दिया। उसने प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट मत का जन्म तथा विकास हुआ, और इस प्रकार से जो कैथोलिक के बाद एक नया उन लोगों का सोच वाले जो चर्च के लोग सामने आए, जिसको प्रोटेस्टेंट कहा गया, या फिर नए पादरी लोग आए। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि मार्टिन लूथर द्वारा न्यू टेस्टामेंट की 5000 प्रतियां कुछ सप्ताहों में ही बिक गई और उसका दूसरा संस्करण 3 महीने के अंदर ही छप गया। देखिए, मार्टिन लूथर ने एक किताब लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था न्यू टेस्टामेंट। उनका जो है 5000 प्रतियां, 5000 कॉपी जो है कुछ सप्ताह में ही बिक गया, और उसके बाद फिर दूसरा संस्करण जो है 3 महीने के अंदर ही, मतलब उसी पुस्तक का जो है दूसरा भाग जो है उन्होंने लिख दिया। तभी प्रसन्न होकर लूथर ने कहा, प्रिंटिंग ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। और उन्होंने ही कहा था कि प्रिंटिंग ईश्वर का ही दिया हुआ एक महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है। ठीक है, एक प्रश्न हम लोगों का और है, लेकिन इस प्रश्न को मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके बाद वाला वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही और भी यदि आप लोगों को अपडेट्स चाहिए और भी वीडियोज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।